वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2% से भी कम लोग अराउंड 45% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑन करते हैं। 1.3% अफराद 29% एग्रीकल्चर लैंड ऑन करते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख ये है, तकरीबन 60 लाख लोग जो ज़मीन ऑन करते हैं, 5 एकड़ से भी कम का रकबा उनके पास। देखिए, हम अपने आप को कहते हैं कि हम ज़रई मुल्क हैं। अगर देखा जाए तो वो ज़राअत के मुंह पे एक तमाचा है। हम $8 बिलियन की ज़राअत की मसनूआत एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ $9 बिलियन की इंपोर्ट भी करते हैं। बिकॉज़ जब आपके पास कम ज़मीन हो तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का आप फ़ायदा नहीं उठा सकते, या आप नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा सकते बिकॉज़ आपके पास वो एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है। हमारी जो यील्ड है तकरीबन हर क्रॉप की दुनिया के जो एवरेज है उससे कम है। ये टेक्नोलॉजी अगर आएगी भी तो ये बिग प्लेयर्स जो हैं, जो मेजर प्लेयर्स हैं, उन तक पहुंचेगी। तो बाकी अवाम जिन्होंने प्रोडक्शन बढ़ानी है और उनके पास पैसा नहीं है सर, वो पैसा कहाँ से हासिल करें? पाकिस्तान में बैंक्स जो हैं वो अगर 12.5 एकड़ से कम की अराजी हो आपके पास तो आपको वो लोन नहीं देते। फार्मर्स को आर्थिक के पास जाना पड़ता है या माइक्रो फाइनेंस के पास जाना पड़ता है। मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने कोऑपरेटिव्स बनाए हैं। कोऑपरेटिव्स क्या हैं? दैट्स एसोसिएशन ऑफ पीपल। कि ये बॉटम अप ही होना चाहिए। दे आर ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन rather than a autocratic institution. आई बिलीव कोऑपरेटिव्स जो है ना वो डायरेक्ट कंपटीशन में आते हैं उन 1% के लिए जो कि होल्ड कर रहे हैं एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रीज को। फार्मर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट से ब्लैकमेल नहीं होंगे। 1997 से पंजाब में कोई नया कोऑपरेटिव रजिस्टर नहीं हुआ। साउथ अमेरिका में चले जाएं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, बांग्लादेश, इंडिया, उन्होंने कोऑपरेटिव बनाए हैं। यूएस में जो फार्मर्स का जो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है CHS इंक, उसकी जो एनुअल रेवेन्यूज हैं वो $34 बिलियन हैं। एंड क्लोजर टू होम इंडिया में आपने वो नाम सुना होगा अमूल, ये भी मक्खन और डेयरी और ये वो, तो उनकी भी जो एनुअल रेवेन्यूज हैं वो $14-15 बिलियन है। द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान will depend on cooperatives. So that brings with it bargaining power, both while buying inputs or while accessing credit, as well as when they go to the market to sell. और अगर हम अपनी जो yield है मुख्तलिफ क्रॉप्स की वो एवरेज तक ही ले जाएं तो हमारी ज़राअत जो है वो $20 बिलियन GDP को कंट्रीब्यूट करने का पोटेंशियल रखती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रेश न्यू एपिसोड ऑफ साइबरकास्ट। इंसानी मईशत में सबसे अहम शोबा हमेशा से ज़राअत रहा है, यानी कि एग्रीकल्चर। और पाकिस्तान में इसकी इम्पोर्टेंस का अगर हमने अंदाज़ा लगाना हो तो फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक हर 100 में से 37 अफराद एग्रीकल्चर से डायरेक्टली लिंक्ड हैं। GDP की बात करें तो हमेशा से आप देखेंगे कि पाकिस्तान एक ज़री मुल्क का कहा जाता है। तो अगर हम पिछले 2-3 साल का जायज़ा लें तो 24% हिस्सा GDP पे एग्रीकल्चर का रहा है। और खुशाइंद बात यह है कि गुज़िश्ता साल 6% से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर ने ग्रो किया है। अब एक तरफ तो ये GDP की बात हो गई, ग्रोथ की बात हो गई। दूसरी तरफ हम ये बात करें कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर अपने पोटेंशियल के मुताबिक चल रहा है, तो इस पे माहिरीन का मानना है कि शायद अभी तक हम ऑप्टिमम लेवल पे नहीं पहुंच पाए। अब उसकी वजूहात क्या हैं? जब उसको आप थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट हमारे सामने आती है। वर्ल्ड बैंक कहता है कि 2% से भी कम लोग अराउंड 45% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ऑन करते हैं। हमने कहा कि हम वफाक से ही पूछ लें, तो हमने फेडरल स्टैटिस्टिक डिवीजन जो है उसकी रिपोर्ट देखी तो उसमें भी शॉकिंग फिगर्स हैं। 1.3% यानी कि 1,17,365 अफराद
29% एग्रीकल्चर लैंड ऑन करते हैं। अब यही 1,17,000 समथिंग या वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2 लाख लोग जब एक बहुत बड़ी ज़री ज़मीन को ऑन करते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो मईशत के जो बाकी सेक्टर्स हैं, यानी कि इंडस्ट्री और ट्रेड, उसमें भी अपने कदम जमाए बैठे हैं। और इस सब के बाद जो उनको हासिल होता है वो पावर ऑफ कैपिटल होता है, और जब पावर ऑफ कैपिटल आता है तो रियासत की अदारों में वो कहीं न कहीं पॉलिसीज़ अपने हक में बनवाने के लिए कामयाब हो जाते हैं। इस चीज़ को साइड पे रखते हैं, हम दूसरी बात करते हैं। वो कहीं न कहीं जब उनके पास कैपिटल आ जाता है तो वो टेक्नोलॉजी में, वो न्यू सीड्स में या न्यू मशीनरी में, एडवांसमेंट में उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। अब स्पेक्ट्रम थोड़ा-सा तस्वीर का दूसरा रुख देखते हैं। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि सिर्फ़ 18% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड जो है, उसकी ओनरशिप 67% फार्मर्स के पास है। तकरीबन 60 लाख लोग जो ज़मीन ऑन करते हैं, 5 एकड़ से भी कम का रकबा उनके पास है। तो ऐसे में अगर उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, नई मशीनरी का इस्तेमाल करना है, तो उनके पास कैपिटल कहाँ से आएगा? वो कैसे अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकेंगे? इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। वी आर वेरी ऑनर्ड टू हैव डॉक्टर फवाद खान विद अस टुडे। वेटरन हैं टेक एंड एग्री के या एग्री टेक के। 4 दिहाइयों का एक्सपीरियंस रखते हैं फातिमा ग्रुप, वारिद, पीटीसीएल, और करंटली चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं कॉनकेव एग्री के। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक्स अ लॉट कि आपने हमें आज वक्त दिया, और इतना अहम शोबा जो कि इस वक्त पाकिस्तान में हर जगह डिस्कस भी हो रहा है, इस पे बात पे भी हो रही है, तो इस पे हम आपसे इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई हासिल करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट्स अ प्लेजर। अच्छा सर, मैंने कुछ स्टैट शेयर किए। जी जी। अब वो स्टैट शेयर करने का असल मकसद ये है कि थोड़ी सी बेस सेट हो। जो मेरी नाकस अकल में या उसमें राय बनती है वो ये है कि शायद हम अपना पोटेंशियल इसलिए भी नहीं पा रहे कि जो हमारा पूरा इकोसिस्टम है वो जो मेजॉरिटी है उनको फेवर नहीं कर पा रहा। तो आप इससे एग्री करते हैं या आप इस पे क्या राय? जी जी, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मैं आपसे एक दो और स्टैट्स मैं शेयर करता हूँ। देखिए, हम अपने आप को कहते हैं कि हम ज़रई मुल्क हैं, लेकिन वो एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो ज़राअत के मुंह पे एक तमाचा है। अच्छा। वो इसलिए कि हम तो ज़राअत के लिए हमारी जो ज़राअत की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। हम कहने को हम ज़रई मुल्क हैं, हम $8 बिलियन की ज़राअत की मसनूआत एक्सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन साथ साथ $9 बिलियन की इंपोर्ट भी करते हैं। इनपुट्स में या नहीं, ये दालें, अच्छा, ऑयल, ये हम इंपोर्ट करते हैं। मोस्ट ये जो आप दालें खाते हैं जो कि हमारी एक स्टेपल है एक तरह से, वो ज्यादातर इंपोर्ट होती है। अच्छा अच्छा, ये तो ये हो गया। दूसरा, हमारी जो यील्ड है, और वो आपने उस पे वो किया जिक्र कि इतने ज्यादा तादाद में स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं कि वो अपनी यील्ड, बिकॉज जब आपके पास कम जमीन हो तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल का आप फायदा नहीं उठा सकते, या आप नई टेक्नोलॉजी का फायदा नहीं उठा सकते बिकॉज आपके पास वो एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है। तो हमारी जो यील्ड है तकरीबन हर क्रॉप की, वो दुनिया के जो एवरेज है उससे कम है। ठीक है। और अगर हम अपनी जो यील्ड है मुख्तलिफ क्रॉप्स की वो एवरेज तक ही ले जाएं तो हमारी ज़राअत जो है वो $20 बिलियन और जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने का पोटेंशियल रखती है, सिर्फ अगर आप एवरेज तक भी आ जाएं तो एवरेज। जी जी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि हमें अपने आप को ज़रई मुल्क कहते हुए शर्म आनी चाहिए। सर,
ये तो बात आपने की, इससे मालूम होता है कि शायद हम नेट इम्पोर्टर हैं फूड फूड में कि बिल्कुल। अच्छा, सीधा हम आते हैं थोड़ा-सा हल की तरफ, ठीक हुँ, है? अभी मैं आज अभी आते हुए रास्ते में एक रियासती रेडियो को भी सुन रहा था। तो उसमें साहब बता रहे थे कि हम चाइना के साथ मिलके बहुत कुछ कर रहे हैं। हम जो लैंड रिक्लेम कर रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड, और हम सैरा में जो है ना वो कुछ सब्ज़ी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा तो फिर घूम फिर के सवाल उसी जगह पे आ जाता है कि ये टेक्नोलॉजी अगर आएगी भी तो ये शायद कोई बिग प्लेयर्स जो हैं, जो मेजर प्लेयर्स हैं, उन तक पहुंचेगी। तो बाकी अवाम जिन्होंने प्रोडक्शन बढ़ानी है, और उनको उनको इंसेंटिव भी है, अगर उनकी हुँ, प्रोडक्शन बढ़ती है तो उनके हालात भी बेहतर होंगे। उनके हालात बेहतर होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो ज़ाहिर बात है जीडीपी में ग्रोथ भी होगी। हुँ, हुँ। लेकिन उनके पास पैसा नहीं है सर, वो पैसा कहाँ से हासिल करें? देखें, दुनिया में जो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, दे आर व्हाट आर कॉल्ड स्मॉल होल्डर फार्मर्स। ठीक है। ठीक है, स्मॉल होल्डर फार्मर कहीं वो 5 एकड़ से कम जिसकी लैंड हुँ, होल्डिंग है, उसे आप स्मॉल होल्डर तस्वुर करते हैं। अच्छा, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। ये आप साउथ अमेरिका में चले जाएं, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, ईस्ट एशिया, बांग्लादेश, इंडिया, हर जगह जो प्रीडोमिनेंट जो नंबर है फार्मर्स का, वो स्मॉल होल्डर्स हैं। हुँ, तो वो मुख्तलिफ ममालिक में उन्होंने किया ये है कि उन्होंने जिसे कहते हैं कोऑपरेटिव्स हुँ, बनाए हैं। कोऑपरेटिव्स क्या हैं? इट्स एसोसिएशन ऑफ पीपल हुँ, एंड इट ऑपरेट्स डेमोक्रेटिकली। अच्छा। सो फार्मर्स गेट टुगेदर, हुँ, वो अपना इलेक्ट करते हैं कि यार ये हमारे ये ऑफिस होल्डर्स होंगे, और वो फिर एक मिल के हुँ, फैसला करते हैं कि हम इस जमीन पे क्या उगाएंगे। और क्योंकि वो नाउ कोऑपरेटिव को प्रॉपरली रजिस्टर भी करना पड़ता है, हुँ, सो दैट ब्रिंग्स विद इट बार्गेनिंग पावर, हुँ, both while buying inputs हुँ, or while accessing credit, हुँ, as well as when they go to the market to sell. ठीक है। आप समझ लें कि वो 100 लोग अगर इंडिविजुअली मार्केट जाते हुँ, हैं चावल बेचने को या मिर्च बेचने को, तो वहाँ जो मार्केट में बंदा बैठा है, वो 100 लोगों थोड़ा थोड़ा प्रोड्यूस उनका होगा, हुँ, और उनको वो कुछ वो रकम मिलेगी। अब अगर वो मिलके वो जाते हैं हुँ, एज वन यूनिट, ठीक है। तो दे हैव अ लॉट मोर से, हुँ, they can actually determine prices हुँ, और have an influence on the prices, हुँ, क्योंकि वो 100 लोगों की प्रोड्यूस मिला के वो ला रहे हैं मार्केट में। तो उसी तरह देखिए, पाकिस्तान में बैंक्स जो हैं वो बाय एंड लार्ज अगर 12.5 एकड़ से कम की अराजी हो आपके पास, तो आपको वो लोन नहीं देते। अच्छा। तो इसलिए फिर फार्मर्स को लोन लेने के लिए, इवन वर्किंग कैपिटल लेने के लिए, आरती के पास जाना पड़ता है हुँ, या माइक्रो फाइनेंस के पास जाना पड़ता है। और वो आपको भी पता है कि माइक्रो फाइनेंस और आरती के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो वेरी सूद हाई। वो हुँ, हुँ, 50-60 परसेंट बिल्कुल ज़्यादा फीसद है। तक या उससे भी ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो ये सिर्फ वर्किंग कैपिटल है। अगर उन्होंने मशीनरी खरीदनी हो, तो आप अंदाज़ा कर लें कि उनके लिए तो ज़राअत बिल्कुल ही गैर मुनाफ़ा बख्श हो जाती है। वो फिर इसे वो कहते हैं ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे हुँ, हैं। तो अ, और कोऑपरेटिव्स जो हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये 15वीं 16वीं सदी में ग्रीस और ये
सल्तनत उस्मानिया टर्की में इसकी वो पहल हुई। फिर जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तो वो ब्रिटानिया में और फ्रांस में कोऑपरेटिव मूवमेंट ने अपना वो कदम जमाए। तो ये ज़रात में भी हैं, लेकिन ज़रात के अलावा भी बहुत शोबों में ज़रात में ही पहले मैं एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगा। अच्छा हुआ कि हम एकदम सोल्यूशन वाली तरफ काइंड ऑफ मतलब वन ऑफ द सोल्यूशन जो विच इज़ लीस्ट डिस्कस, मैंने कहा कॉर्पोरेटिव्स की बात ज़्यादा सुनी नहीं है पाकिस्तान में। ये जो चाइना में या डिफरेंट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में जो एक सेटअप हमें नजर आता है, वो एक कम्युनिटी डेवलप होती है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट कम्युनिटी? जी देखें, ये ख़ास तौर पे ये सोवियत यूनियन में ये ज़्यादा बात की जाती थी कलेक्टिव्स की। अच्छा, तो वो कलेक्टिव्स भी एक एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फार्मर्स, लेकिन वो टॉप डाउन था, स्टेट ड्रिवन। तो वो उनके जो फैसले थे कि आपने क्या उगाना है, क्या करना है, वो फार्मर्स के पास वो हक नहीं था कि वो फैसले करें। ये पार्टी उनको बताती थी कि आपने क्या लगाना है और कितनी अराजी पे लगाना है। तो वो कोऑपरेटिव्स जो हैं वो बॉटम अप चलते हैं। ठीक है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि वो दे आर ए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है, रादर देन ए ऑटोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन। तो आपको भी पता है कि जहाँ डेमोक्रेसी हो वहाँ तरक्की की जो है वो सक्सेस रेशियो वो बहुत बेहतर होता है। स्लो नहीं, बहुत बेहतर होता है जहाँ डेमोक्रेसी हो। मतलब देखिए, आप सारे वेस्ट में डेमोक्रेसी है, उनकी यूएस कोऑपरेटिव्स है, यूएस में बहुत कोऑपरेटिव्स हैं। अच्छा, जो और आपको सुन के देखें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब मैं शुरू में कोऑपरेटिव्स के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया तो वो मेरे दिमाग में ख्याल आता था कि ये बस ये छोटे लेवल की वो चीज़ है। लेकिन यूएस में जो फार्मर्स का जो सबसे बड़ा कोऑपरेटिव है CHS इंक, उसकी जो एनुअल रेवेन्यूज़ हैं वो $34 बिलियन हैं एनुअल रेवेन्यू। $34 बिलियन जी। उसके अलावा वहाँ ये डेयरी फार्मर्स का एक कोऑपरेटिव है लैंड ऑफ लेक्स के नाम से, और इनका मक्खन बहुत मशहूर है। उनकी तकरीबन एनुअल जो टर्नओवर है वो कोई $15 बिलियन के लगभग है। सही। इसी तरह जापान में एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव है, और इंटरेस्टिंगली ये मैं सब एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जेन हो के नाम से। उनका जो एनुअल टर्नओवर है वो कोई $40 बिलियन है। एंड क्लोजर टू होम, इंडिया में आपने वो नाम सुना होगा अमूल, ये भी मक्खन और डेयरी और ये वो, तो उनकी भी जो एनुअल रेवेन्यूज़ हैं वो 14-15 बिलियन है। अमूल कंपनी है या कोऑपरेटिव है या कोऑपरेट? देखें, जब आप कोऑपरेटिव को रजिस्टर कराते हैं तो वो फिर एक वो बन जाती है एक तरह से वो कंपनी। और देखें उसमें फ़र्क क्या है कंपनी में और कोऑपरेटिव में। कोऑपरेटिव में जो शेयर होल्डिंग है वो एम्प्लॉइज़ की या जो एसोसिएशन के जो लोग हैं जिन्होंने वो बनाया उसकी होती है। ठीक है ना। वेयरएज़ कंपनी जो है वो उसकी जो है वो शेयर होल्डर्स आर नॉट नेसेसरली द वर्कर्स, राइट। तो ये एक और वो फ़र्क है बिटवीन अ नॉर्मल कंपनी एंड ए कोऑपरेटिव। फिर इंडिया में इफ़को के नाम से ये इंडियन फर्टिलाइज़र का वो कोऑपरेटिव है, जो कि फार्मर्स आर पार्ट ऑफ इट, दे गेट फर्टिलाइजर एट गुड प्राइसेस। उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो
$7.5 बिलियन है। तो ये this has significant impact on the ecosystem। और दुनिया में 1 बिलियन लोग हैं जो कि कोऑपरेटिव्स के साथ मुंसलिक हैं। 1 बिलियन 1 बिलियन इज अ ह्यूज नंबर। इट्स वेरी वेरी ह्यूज नंबर। जी, मतलब अच्छा, मतलब ये दुनिया में सक्सेसफुली कोऑपरेटिव्स चल रहे हैं। और एक चीज जिस तरह आपने बताई कि मतलब अगर हम एग्रीकल्चर में ही बात करें तो फार्मर्स जो हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट से ब्लैकमेल नहीं होंगे। देखिए ये तो एक टसल हर जगह चलती है। हाँ। अब ये कहना कि आपने कोऑपरेटिव्स शुरू कर दिए तो आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, नहीं। वो कोऑपरेटिव्स लाइक अदर इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव्स में भी फेलियर्स होते हैं। ठीक है ना। देयर आर वेल रन कोऑपरेटिव्स एंड दे आर पुअरली रन। करप्शन हो सकती है, करप्शन हो सकती है। आप यू मेक पुअर डिसीजंस, आपकी वो विजन नहीं है वो। तो एक देखें, ऐसा नहीं है कि वो देयर इज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर एंड देयर इज अ फेलियर। मेहनत शायद दोनों ने की, लेकिन एक ने कुछ डिसीजंस लिए, एक was there at the right time and took certain decisions। एक जो है वो उस वक्त और इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं। वो शायद कभी और हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जस्ट बिकॉज ये खैर मैं बता देता हूँ। जब IBM ने PC बनाया तो they were looking for someone to supply them with the operating system। तो जिसके पास वो पहले गए वो IBM से इतना वो मुतासिर नहीं था। वो उस दिन स्काई डाइविंग करने गया हुआ था। तो जिस दिन वो बिल गेट्स से मिलने गए तो वो बिल गेट्स ने वो सारा उनके सामने उसने, हाँ ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे। तो वो नो वन इवन नोज कि गैरी किम्बल कौन था। अच्छा। और द एंटायर वर्ल्ड नोज हु बिल गेट्स इज। तो ये फर्क है। तो जिस तरह इंडस्ट्री में फेलियर्स और सक्सेस होते हैं, उसी तरह कोऑपरेटिव्स में भी सक्सेसेस एंड फेलियर्स। देयर इज नो गारंटी कि जी आप, बट इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रांग है अगर ये हो जाता है। इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, अब कोऑपरेटिव से ना कोइंसिडेंटली आई लिव इन अ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जी जी। उसके पीछे आबाद भी लगता है एग्री। अच्छा। तो मैंने एग्री का कोई कोऑपरेटिव शायद नहीं देखा मेरी, हाँ, लेकिन मैंने कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज बहुत देखी हैं। और कुछ काम पड़ा था तो मुझे उसकी लीगैलिटीज देखने के लिए मैंने देखा यार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है बाकी क्या। तो 1925 का कोई मुझे कोऑपरेटिव्स एक्ट नजर आया। तो मतलब नजर ये आता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान में कोऑपरेटिव्स के लिए मौजूद है, लेकिन कोऑपरेटिव्स नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है? कोऑपरेटिव्स ये साउथ एशिया में पहला जो कोऑपरेटिव्स का एक्ट था वो 1912 में आया। अच्छा। फिर 1925 वाला जो है दैट इज द ऑपरेटिव एक्ट, जो कि इस वक्त पूरे साउथ एशिया जहां अंग्रेज ने हुकूमत की, हिंदुस्तान में भी वो वही 1925 वाला वो कोऑपरेटिव एक्ट है, और पाकिस्तान में भी वही। अच्छा, उसमें कुछ तरामीम ओवर टाइम हुई हैं, और लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो 1925 वाला ही चल रहा है। अब इंडिया की तो मैंने एग्जांपल दी कि वहाँ काफ़ी वो कोऑपरेटिव्स हैं। बांग्लादेश में भी बहुत कोऑपरेटिव्स हैं। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली वो आप सही कह रहे हैं, आपको नहीं नज़र आते। सिंध में है। अच्छा। सिंध ने 1978 में एक मेजर तरमीम भी की थी वो कोऑपरेटिव एक्ट की फॉर कोऑपरेटिव्स इन सिंध, और सिंध में एग्रीकल्चर से ज़राअत से मुंसलिक कोऑपरेटिव्स एग्जिस्ट करती हैं। ज़राअत के हवाले से सबसे बड़ा सूबा पंजाब है, वैसे भी सबसे बड़ा है। वहाँ मेरे ख्याल में 1993 में एक पंजाब असेंबली ने एक्ट पास किया था डिसोल्यूशन ऑफ लैंड, नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ अनडिजायरेबल कोऑपरेटिव्स का। अच्छा, इस पे अच्छा, फिर
उसके बाद 1997 उसमें जो चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के उस वक्त, उन्होंने एक ऑर्डर पास किया जिसके तहत नए कोऑपरेटिव्स की पंजाब में रजिस्ट्रेशन पे बैन लग गया। तो 1997 से पंजाब में कोई नया कोऑपरेटिव रजिस्टर नहीं हुआ। इसलिए आपको, आप भी, आई मीन इस्लामाबाद, पिंडी, हम यहाँ रहते हैं, बेसिकली ये पंजाब है हमारे इर्द गिर्द। पंजाब की हुकूमत वफाक में भी होती है ना, मोर और लेस। तो हमें यहाँ कोऑपरेटिव नज़र नहीं आते। अच्छा, इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हर 2-3 साल के बाद वो अखबारों में आर्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं। कुछ सियासतदान बयान भी देते हैं कि कोऑपरेटिव से बैन उठ जाएगा, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स पे हम उनको परमिशन दे दी जाएगी। इनफैक्ट मार्च 2020 का एक वो हेडलाइन है कि पंजाब में एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव्स पे बैन हटा दिया गया, लेकिन वो सिर्फ बयानबाजी है, वो कभी उस पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम देखें, हम मुझे जो अफसोस होता है, हम कोई वाक़या होता है या कोई गलत चीज़ होती है, तो बजाय इसके कि हम उसको रूट कॉज को जाके एड्रेस करें, हम हमारा ये होता है कि हम चलो यार इसको बैन कर दो। देखें, इस खित्ते की एक बड़ी वो है, मतलब कि सकाफत से गहरा ताल्लुक है, वो है पतंगबाजी का। ठीक है, और पतंगबाजी बैन हो गई। क्यों? कि वो हुकूमत जो थी वो डोर की प्रोडक्शन कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, कि वो जो है गलत किस्म की डोर इस्तेमाल होती थी और उससे लोगों की जानें भी ज़ाया होती थी। बिल्कुल गई। ठीक है, तो बजाय इसके कि वो, बिकॉज हुकूमत वाज एक्चुअली इनकेपेबल ऑफ कंट्रोलिंग प्रोडक्शन ऑफ डोर, सो दे बैंड इट। उसी तरह हुकूमत जो है, इट हैज़ प्रूव्ड इटसेल्फ, इट इज़ इनकेपेबल ऑफ इंस्पेक्टिंग बसेस फॉर देयर मोटरवे फिटनेस। ठीक है, मैं अच्छा क्या सोल्यूशन यार, ये सॉल्ट रेंज पे तो ये ऐसा करते हैं कि वो काफले में चलेंगी बसेस, क्योंकि हमारे पास ना मीन्स है ना ताकत है इन्फोर्स करने की कि बसेस जो हैं वो फिटनेस को कंफर्म करें। ठीक, तो उसी तरह कोऑपरेटिव, मुझे नहीं पता क्या हुआ था जिसकी वजह से कोऑपरेटिव्स पे बैन लग गया। तो ये एक मेरी जो है ना, हमारी साइकी वो इस तरह की है कि इसीलिए हम बैनिस्तान के नाम से भी मशहूर होते चले जा रहे हैं कि इंटरनेट पे बैन हो गया, कुछ और बैन हो गया। तो खैर ये कहीं और निकल रहा है, वापस कोऑपरेटिव्स पे आते हैं। ये तो मेंटालिटी ना, मैं हमारे साउथ एशिया में, टिपिकली पाकिस्तान में ज़्यादा आ गई है, जो आपकी बैन वाली बात कर रहे हैं। वो इंटरेस्टिंगली कल मुझे एक स्टोरी नज़र आई, उसमें एक कंपनी ने सर्वे किया कि आप अपनी कंपनी में, आप एम्प्लॉयज़ को कहा कि आप कितना स्ट्रेसफुल हैं। तो एम्प्लॉयज़ ने बड़ा आराम से वो सर्वे फिल कर दिया। सर्वे फिल करने के बाद एचआर की तरफ से ईमेल आती है कि जी हम लोग एम्प्लॉयज़ की जो मेंटल हेल्थ है उसको बड़ा सीरियस लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने मुश्किल डिसीजन ये लिया है कि जितने स्ट्रेसफुल एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम फारग करें। तो ये मेंटालिटी गवर्नमेंट की। अच्छा, मेरा इसमें वैसे एक शायद ओपिनियन है, ठीक है, यू मे एग्री और यू मे डिसएग्री। आई बिलीव कोऑपरेटिव्स जो है ना, वो डायरेक्ट कंपटीशन में आते हैं उन 1% के लिए जो कि होल्ड कर रहे हैं एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्रीज को। तो शायद वो समहाउ, ख़ास तौर पे पंजाब में ये लोग हुकूमतों में भी रहे हैं, तो थ्रेट महसूस करते हैं, तो कंपटीशन आ जाता है, मोनोपोली टूटती है,
मे बी। यार देखें, ये थोड़ा सा मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमें एज पाकिस्तानीज हमें नज़र आ रहा होता है कि क्या सही चीज़ है, क्या सलूशन है, लेकिन हम उस सिंपल सलूशंस देखें, कॉम्प्लेक्स सलूशंस डोंट वर्क। ओके। ठीक है, रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, वो चाहे आप अमेरिका में हो, यूरोप में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, बांग्लादेश में हो, मिडल ईस्ट में हो, पाकिस्तान में हो, वो एक हैं। अच्छा, ठीक है ठीक ना, है। यू कैन नॉट हैव योर ओन रूल्स। लेकिन मुझे दुख भी होता है कि मैं अभी एक पैनल पे था कुछ अर्सा पहले, 1-1.5 महीना पहले। वहाँ एक पाकिस्तान के एक बहुत मायनाज वो शख्सियत हैं, वो सब उनको जानते हैं, एक वो बड़े बैंक के वो प्रेसिडेंट भी हैं। तो वो कहने लगे कि पाकिस्तान में कोऑपरेटिव्स फेल हो गए हैं, इनका कोई वो फ्यूचर नहीं है। ठीक है। अच्छा, वो ऐसा नहीं है। देखिए, इस वक्त जीबी में, मैं सिंध का तो मैंने जिक्र कर दिया, जीबी में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इफाद, ये यूएन की एक बॉडी है, और उसके उन्होंने फंड किया है ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव ईटीआई जीबी को, कि वहाँ उन्होंने 1 लाख फार्मर्स को कोऑपरेटिव्स में लाना है। 50,000 फार्मर्स को तकरीबन 200 या 400 कोऑपरेटिव्स में उनको वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, वहाँ देखें जीबी में तो वो ज़्यादातर वो फल के लिए, और उनके बहुत ही छोटी लैंड होल्डिंग्स हैं। ठीक है। ठीक है, और उनकी एक्सेस टू मार्केट आप खुद ही अंदाज़ा कर लें कि वो मार्केट जीबी में नहीं है, मार्केट केपी में है, पंजाब में है, सिंध में है। तो वहाँ तक वो पहुँचाना एक इंडिविजुअल के लिए, जिसके वो आधा एकड़, 1 कनाल शायद ज़मीन हो, वो दे डू नॉट हैव द मीन्स टू डू दैट। तो वो वंस दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन कोऑपरेटिव्स, दे विल हैव बेटर एक्सेस टू the market, they will have access, and they do have access to credit. They have bought machinery. उन्होंने साथ साथ वो ड्राइंग और प्रोसेसिंग की भी वो फैसिलिटीज वहाँ सेटअप हुई हैं। इसी मॉडल पे केपी में भी ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, और वहाँ जो टारगेट है वो तकरीबन 7 लाख फार्मर्स को कोऑपरेटिव्स में लेके आना। और अगेन केपी में जो लैंड होल्डिंग्स हैं बहुत छोटी हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान में कोऑपरेटिव्स फेल हो गए हैं, वो इट इज़ अनफॉर्चुनेटली इट इज़ इट्स नॉट द राइट व्यू। एंड वो जो बैंक वाले जो साहब, उनका पता नहीं क्या एक्सपीरियंस है, उनकी अपनी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, जिसकी वजह से वो एक बड़े फोरम पे उन्होंने ये बात की। मेरी बात होती रहती है मुख्तलिफ एग्रीकल्चरलिस्ट से, और उनके ग्रुप्स, और इवन लार्ज लैंड होल्डर्स are of the view that the future of agriculture in Pakistan will depend on cooperatives. Great. मतलब I understand that we can statistically prove that cooperatives succeed, and in Pakistan as well, where we have 3 provinces yet और 3 एरियाज जहाँ पे कोऑपरेटिव्स बड़े सक्सेसफुली जा रहे हैं। ठीक है। एंड लास्टली मैं उसमें कंक्लूजन की तरफ जाते हुए, आप इस चीज़ के एडवोकेट हैं कि ये बॉटम अप ही होना चाहिए, या गवर्नमेंट का एक अदारा बन जाए और वो कहे जी कि ये साहब जो है ना, ये मिलके कोऑपरेटिव बनाओ, मैं आपको एक डीसी साहब के अंडर कर देता हूँ। यार वो तो अगर आपने ये तो फेलियर का फॉर्मूला आपने बता दिया। ठीक है। देखें, गवर्नमेंट का काम
बिजनेस में नहीं है। ठीक है। गवर्नमेंट का काम है सिटीजन सर्विसेज देना और एडवाइजरी। सिटीजन सर्विसेज ठीक। और सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए वो काम करना। सिटीजन्स की उन बिजनेस से उनका नहीं ताल्लुक होना चाहिए। ठीक है। और हाँ, जो उनका ज़रूर ये एज ए रेगुलेटर वो सरकार हैज़ टू प्ले अ रोल कि वो जो है जो 1925 का एक्ट है उसमें अगर कोई तरामीम की ज़रूरत है तो वो की जाएं। जो कोऑपरेटिव्स को जो रजिस्टर करने का जो प्रोसेस है उसमें आसानी हो। वो जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं उसके रजिस्ट्रेशन के गिर्द, उसकी एनुअल रिपोर्टिंग के गिर्द, वो सारे इट शुड बी सिंपल। अनफॉर्चुनेटली हमारा पूरा जो गवर्नमेंट का एडिफिस है वो बना हुआ है कि यार हम हुक्मरान हैं, आप जो कीड़े मकोड़े आके हमें सजदा करें तो फिर आपको कुछ मिलेगा। तो ये एटीट्यूड जो है वो सिटीजन्स के लिए, चाहे वो किसान हों, चाहे वो आईटी गुरुज हों, चाहे वो एजुकेशनिस्ट हों, ये जो एटीट्यूड है वो उनको बहुत तंग करता है। आई थिंक दिस इज़ अ राइट पॉइंट जहाँ पे हम एंड कर सकते हैं। लास्ट में if there is any advice that you want to give your opinion to the policy makers, to the industrialists, to the farmers, sir, please. यार देखें, मुझे कल किसी ने वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर की कि एक इन्वेस्टर जो है वो स्टार्टअप में क्या देखता है। तो वो देखता है कि जो उनका डू और से का जो रेशियो है वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो बातें कम करें, एक्ट। जब आप एक्ट करेंगे कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन बगैर गलती के तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन तरक्की के लिए एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। थैंक्स अ लॉट डॉक्टर साहब। दिल नहीं कर रहा यहाँ पे शो को ख़त्म करने का, लेकिन वी गेट योर एडवाइस एंड साइबरकास्ट में आपका आने का बहुत शुक्रिया सर। हम अपने जो सुनने वाले हैं उनसे सवालात लेंगे और वी might get back to you with those It questions. will be a pleasure. Thoroughly enjoyed it. It's player is ours, sir. Player is ours. अच्छा जी, साइबरकास्ट का थीम आपको पता है कोलैबोरेशंस के अराउंड हमेशा से। फर्स्ट एपिसोड से आप देखेंगे तो कोलैबोरेशंस पे हमने बहुत बात की। एग्रीकल्चर को लेके हम कुछ जो डिस्कस करना चाह रहे थे और आज बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन हुई। कोऑपरेटिव्स, डॉक्टर साहब ने बताया कि यार ये कोऑपरेटिव्स की डिस्कशन दोबारा शुरू की जाए और इस पे एक्ट किया जाए। तो बिल्कुल कोऑपरेटिव्स में भी पीछे कोलैबोरेशंस हैं, और कोलैबोरेशंस किसकी? अवाम की, सिटीजन्स की। तो वही मशवरा कि सिटीजन समझा जाएगा तो सिटीजन्स आपस में मिल के अपनी इज्तमाई जो उनकी अक्ल है उसके मुताबिक बड़े अच्छे फैसले करेंगे, और उनकी तरक्की होगी, मुल्क की तरक्की होगी। मुल्क की तरक्की होगी तो फिर हर तबका ही खुशहाल होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी सवालात हैं कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, हम डॉक्टर साहब से पूछ के आपको जवाब ज़रूर देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।